नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जो है हमारी 10,000 प्रश्नोत्तरी की तरफ एक बार फिर से आगे की कड़ी में बात करेंगे। इससे पहले जो है 75 प्रश्न अब तक हमने कर लिए हैं। सभी प्रश्न टेक्सोनोमी से संबंधित प्रश्न है। लगभग 51 प्रश्न टेक्सोनोमी के और हम कर लेंगे आज 25 और कल जो है और 25। फिर उसके बाद जो है अपनी टेक्सोनोमी लगभग उतनी हो जाएगी कि यहाँ से बाहर जो है प्रश्न बनने की संभावना नगण्य रहेगी। तो मैं आप सबको एक बार बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस क्लास को मिस कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, इन्हीं में से प्रश्न आता है। आज के जितने भी प्रश्न रहेंगे ना दोस्तों, ये सब प्रश्न किसी न किसी पेपर में, चाहे वो 2021 की आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे वो ग्रेड सेकंड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के कोई पेपर हो, उनमें से एक दो प्रश्न जो है मैंने करके लिया है और इसी प्रकार के प्रश्न में लेके आता हूँ, है ना। तो नीट के मॉड्यूल्स भी मैं इसमें शामिल करता हूँ, सब कुछ इसमें शामिल करता हूँ और चारों तरफ से जो है कवर करने की कोशिश करता हूँ। टेक्सोनोमी में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, वो अपना पहला सवाल जो है वो है कि कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीवी है, यानी एक ऐसा कोई सबसे छोटा सूक्ष्म जीवी जो स्वतः वृद्धि करता हो, जनन करने की क्षमता रखता हो, यानी खुद ही क्या करे, स्वतः ही उसका डेवलपमेंट हो जाए, ग्रोथ हो जाए और रिप्रोडक्शन करने की क्षमता भी रखें। दोस्तों, सबसे पहले देखो ऑप्शन देखते हैं, क्या वह वायरस है, क्या वह माइकोप्लाज्मा है, क्या वायरोइड है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। एक सेकंड का वेट करेंगे हम लोग, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे और हर एक प्रश्न को जो है उत्तर देते रहेंगे। आपको बताऊं, जो वायरस होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है। हालांकि ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय आपके जीव होता है, लेकिन इसमें जो है दोस्तों वह स्वतः वृद्धि व जनन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि क्या करता है, स्वतः वृद्धि करता है व जनन भी करता है। स्वतः वृद्धि करता है और जनन भी करता है, ठीक है। ये जो है ये आपके वायरस से भी सूक्ष्म होता है और ये भी स्वतः वृद्धि नहीं करता है और जनन भी नहीं करता है। एक सूत्री आरएनए इसमें जो है प्रेजेंट होता है। क्या पाया जाता है इसमें? एक सूत्री आरएनए पाया जाता है, ठीक है। जब हम लोग इसकी पूरी डिटेल करेंगे तब हम लोग इसके बारे में और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। आपके जो माइकोप्लाज्मा है ये आपके कोशिका भित्ति रहित, क्या है, कोशिका भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब बातें हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ में इसकी साइज अगर हम लोग को पूछ ले तो 0.1 से माइक्रोमीटर से लेके आपके 0.3 माइक्रोमीटर तक रहता है। जब आप लोग कोशिका पढ़ी थी हमने, जब माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका हमने बताई थी, ठीक है। बात करें आगे अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा बिना कोशिका भित्ति वाला जीवाणु है? अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया पिछले ही प्रश्न में, है ना। वायरस तो बिना कोशिका भित्ति वाला नहीं है, माइकोप्लाज्मा है आपके, वायरोइड नहीं है और साइनोबैक्टीरिया नहीं है। इनमें सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा यहाँ पे। 78वां प्रश्न आज का अपना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? जो वायुमंडलीय स्थिरीकरण है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसका स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, इस प्रश्न के बारे में लगभग सभी कक्षाओं में मैंने अब तक चर्चा की है। अगर ये प्रश्न फिर भी आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। बात करें ऑप्शंस की, तो ये है फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास, एनाबीना, फन, गैमिटोफाइट। इनमें से आंसर दीजिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो आपने नाम सुना होगा
एनाबीना नोस्टॉक। और ये क्या करता है, इसमें आपके नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, आपकी जो एटमॉस्फेयर में जो आपकी नाइट्रोजन होती है उसको यौगिकीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यौगिकीकरण कर देते हैं। और आपके जो है इस किस में बदल देते हैं, एक तो ये NH3 या अमोनियम बदल देते हैं, और साथ में एक और ध्यान रखना, ये जो है आपके नाइट्रेट में बदल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, और यूरिया में बदल देते हैं। तो ये तीनों में ही बदल देते हैं, आपके एना बिना इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्न में से वाटर ब्लूम्स, और ये वाटर ब्लूम्स या फिर इसको हम लोग अगर हिंदी में बोले वाटर ब्लूम्स को, तो आपके इसको बोलते हैं जल प्रस्फुटन। क्या बोलते हैं, जल प्रस्फुटन। क्या बोलते हैं, जल प्रस्फुटन। अब ये किसके द्वारा होता है, और मैंने कहीं कक्षाओं में इसके बारे में चर्चा भी की है। ये आपके जीवाणु द्वारा नहीं होता है, हालांकि एक प्रकार का जीवाणु ही होता है, वायरस द्वारा नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा द्वारा भी आपके नहीं होता है। ये आपके नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा होता है। मोनेरा वर्ग में इसे रखा गया है। एक कोशिकीय जीव है। साथ में इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। संश्लेषण, साथ में ध्यान रखना ये जो है ये आपके प्रोकैरियोटिक जीव है, टिक जीव है। और क्या ध्यान रखना है इसके बारे में, आपके जो है इसके बारे में, ये जल में जो है तेजी से वृद्धि करते हैं। क्या, जल में तेजी से वृद्धि करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं। और बताऊं क्या इसके बारे में, आपके जो है जलीय जीव जो है इसकी वजह से मारे जाते हैं, एक प्रकार से जलीय खरपतवार भी इसे बोल सकते हैं। तो जलीय जीवों के लिए जो है वो क्या करते हैं, हानिकारक होते हैं। क्योंकि ये क्या है, जल की, जैसे ये जल है इसकी सरफेस पे से फैल जाते हैं, और अंदर वाले जो आपके जीव होते हैं उनको क्या नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो यहाँ पे जो आपके जलीय जीव होंगे उनको यहाँ पे नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न, किस जैव उर्वरक का उपयोग करने पर किसानों को चावल की उपज का लगभग 50% अधिक मिलता है। किस जैव उर्वरक का उपयोग करने पर किसानों को चावल की उपज जो है उसका लगभग 50% अधिक मिलता है। क्या वो एंजोला पिनोटा है, क्या साइनोबैक्टीरिया है, क्या दलहन राइजोबियम सहजीविता है, क्या माइकोराइजा है। एक एक करके ऑप्शन को काटना स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। और आपके जो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये आपके किसके लिए, ये एक प्रकार से हानिकारक ही जीव मान सकते हैं इसको। कई प्रकार से ये लाभदायक भी होता है लेकिन हानिकारक भी होता है। तो ये आपके किसी चावल की खेती में काम में नहीं आता है। उसके बाद दलहन, तो यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है कि ये दलहन वाली जो जितनी फसलें होती है जिनको फली होती है ना, दलहन, इसमें क्या पाया जाता है, राइजोबियम। हाँ, आपको पता है जितनी भी दलहन वाली जो फसलें होती है उनकी जो जड़ें होती है ना, उनकी जड़ें कैसी होती है आपको पता है, गांठे वाली जड़ें होती है। किसकी, कांठे वाली जो है जड़ें होती है। उसमें क्या होता है, राइजोबियम होता है। और ये जो है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो आपके जितने भी जीवाणु होते हैं उनके साथ क्रिया करके आपके क्या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। माइक्रोराइजा इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा एजेलोपिनेटा। ये आपके टेरिडोफाइट, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना उसमें आता है, किस में आता है, टेरिडोफाइट्स में आता है। और ये एक प्रकार से जैव उर्वरक है जिनको बिना जो है प्राकृतिक उर्वरक भी बोलते हैं। प्राकृतिक उर्वरक, उर्वरक, है ना। जो एक प्रकार से क्या होते हैं, प्राकृतिक उर्वरक होते हैं। और जो आपकी मृदा होती है, मृदा को क्या करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं। तो इतना सब कुछ हमने समझा। 80वां प्रश्न हम लोगों ने करा। उसके बाद में इसका आंसर हो जाएगा ए अपने पास, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, निम्न में से किसको
जैव उर्वरक की तरह उपयोग किया जाता है। अभी पिछली ही बात पे हम लोग पढ़ा था कि किस जैव उर्वरक का उपयोग किसानों को चावल की उपज लगभग 50% अधिक मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या आया कि निम्न में से किसको जैव उर्वरक की तरह हम लोग काम कर सकते हैं। क्या उसको नो स्टॉक को हम लोग ले सकते हैं, फ्यूनेरिया को रख सकते हैं, क्या वोल्वॉक्स, क्या राइजोपस। बताओ। जो आपका नो स्टॉक होता है दोस्तों, इसमें फ्यूनेरा, वोल्वॉक्स और राइजोपस नहीं आएगा। जो नो स्टॉक होता है ये आपके N2 का स्थिरीकरण करता है। यहाँ पे चावल की खेती ही नहीं आ रही है, यहाँ पे जितनी प्रकार की खेती उसमें होती है उसमें आपके नो स्टॉक काम करता है। जो N2 का क्या करता है, ये फिक्सेशन करता है या स्थिरीकरण करता है ना, स्थिरीकरण करता है। और उससे जो है जो मृदा में N2 की मात्रा बढ़ा देता है, जो कि आपके प्लांट्स के लिए आवश्यक होती है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वोल्वॉक्स आपका ग्रीन एल्गी है, फ्यूनेरिया आपका जो है बायोफ्राइटा है, और आपका राइजोपस जो है एक प्रकार का कवक है। ये भी ध्यान रखना। बात करें एस्चेरिस कोलाई, है ना, एस्चेरिस कोलाई में निम्न लक्षणों का संयोजन पाया जाता है। या इथीरियो कोलाई, या फिर इसका अलग अलग नाम है एस्चेरिया कोलाई जो होता है, उसमें निम्न लक्षणों का संयोजन पाया जाता है। क्या ये छड़ाकार होते हैं, क्या इसकी साइज जो है 1 से 3 माइक्रो माइक्रो है, यहाँ पे माइक्रोमीटर होती है। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। क्या ये छड़ाकार होते हैं, 1 से 3 मीटर इसकी लंबाई होती है, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। सर्पिल होते हैं आपके, 1 से 3 माइक्रोमीटर लंबाई होती है, ग्राम नेगेटिव होते हैं। सर्पिल होते हैं 1 से 3 जो है पिकोमीटर इसकी लंबाई होती है, या ग्राम पॉजिटिव होते हैं। अब आपने जब बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बैक्टीरिया वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कोमा शेप होते हैं तो कुछ गोल होते हैं, और कुछ आपके सर्पिलाकार होते हैं, कुछ आपके जिसको हम लोग बोले छड़ाकार होते हैं, इस प्रकार से छड़ के आकार होते हैं। तो आपका जो इच्छेरियो कोलाई होता है ये छड़ाकार होता है, इसकी साइज 1 से 3 माइक्रोमीटर होती है, और ये ग्राम नेगेटिव होता है। आपको जब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का अंतर बताया था, तब भी मैंने बोला था जो ग्राम नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, इसमें भी अंतर मैंने ऑलरेडी बताया था। तो ये एक प्रकार से ग्राम नेगेटिव होते हैं, जो कि किसी प्रकार का कलर नहीं देते जब इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं। फिर इसमें जो है एक और वर्णक आता है सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन डालते हैं। फिर उसके बाद में इसमें क्या आ जाता है, गुलाबी कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। सबसे छोटी कोशिका जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रखती है, आपकी यू बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, या आर्की बैक्टीरिया है। 83 का आंसर मुझे मिल जाइए। सबसे छोटी जीवित कोशिका जो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती है। बताओ। जो आपकी माइकोप्लाज्मा होती है ये सबसे छोटी, जो क्या है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी क्या है, जीवित कोशिका है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करें। ये बिना ऑक्सीजन के भी आपकी क्या रह सकती है, जीवित रह सकती है, ठीक है। बात करें वर्गकों की जो है टेक्सा की वर्गीकृत व्यवस्था कहलाती है। वर्गकों या टेक्सा की जो है वर्गीकृत व्यवस्था कहलाती है, क्या वर्गीकी कहलाती है, कुंजी कहलाती है, वंशावली कहलाती है, पदानुक्रम। तो आपको मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया है, ये जो है पदानुक्रम कहलाता है। क्या पदानुक्रम, पदानुक्रम का मतलब क्या होता है, जीवों का निश्चित क्रम, ये क्या होता है, पदानुक्रम, ठीक है। इन सब के बारे में भी एक एक करके हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। बात करें 10वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है। सजीवों के, और ये प्रश्न जो है लास्ट ईयर आया हुआ भी, ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है। क्या नाम पद्धति, क्या वर्गीकी, क्या कार्यकी, या फिर सस्य विज्ञान। तो इसका सीधी सी पता है आपको कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न हो जाएगा, और ये आया हुआ भी है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अपने पास। निम्नलिखित में सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान जो है वो क्या है, टेक्सोनोमी कहलाता है। टेक्सोनोमी के अंतर्गत हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं, पहचान करते हैं, नामकरण करते हैं,
और फिर वर्गीकरण करते हैं। तो ये तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कवक की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। तो कई बार जब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, ये जाइलेन की नहीं होती है, म्यूरिन की नहीं होती है, क्यूटिन की नहीं होती है, ये काइटिन की होती है दोस्तों। किसकी? काइटिन की होती है। कमेंट करके आंसर भी दे दीजिए अगर ये है ना। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ सही आ रही है कि नहीं। बिल्कुल सही आ रही है दोस्तों, बिल्कुल सही आ रही है। और अपना प्रश्न भी आ गया है अपने पास 87 नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से, कूट दिए हुए हैं है ना, कूट, ये रे कूट, ठीक है। इसके सहायता से टैक्सोन को पदानुक्रमिक अनुक्रम निम्नतर से उच्चतर, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। अभी थोड़े ही दिनों पहले ये प्रश्न आया था एक परीक्षा में। नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से दिए गए टैक्सोन को पदानुक्रमिक अनुक्रम निम्नतर से उच्चतर में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले कि किस प्रकार से जो है अपना जो पदानुक्रमिक अनुक्रम होता है वो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो है सबसे पहले आपके जगत आ जाता है, फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, आपके संघ आ जाता है, फिर आपके उसके बाद में जो है वर्ग आ जाता है ना, वर्ग या क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके गण आ जाता है, क्या आ जाता है, गण। तो आपके जगत आ गया, संघ आ गया, वर्ग आ गया, गण आ गया, कुल आ गया, वंश आ गया, और फिर उसके बाद में अंतिम रूप से आती है जाति। तो ये इस प्रकार से क्रम रहता है। तो हम लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, है ना। तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले जाति आएगी, फिर आपका वंश आएगा, फिर आपका कुल आएगा, फिर उसके बाद में गण आएगा, है ना, गण या ऑर्डर एक ही बात है, फिर आपका वर्ग आएगा। तो यहाँ पे जाति कहाँ पे है, ई पे है ना। तो सबसे पहले ई आएगा, ई इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में से एक क्या है, ई आंसर होगा। फिर उसके बाद में आपके क्या आएगा, वंश आएगा। तो वंश जो है वो बी है ना। तो सबसे पहले दोनों में ही बी है, ठीक है। उसके बाद बात करें फिर कुल आएगा, तो कुल कहाँ पे है, डी है ना। तो डी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, है ना। वर्ग पहले नहीं आएगा, पहले कुल आएगा। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बात है ना। आगे बात करते हैं। हर्बेरियम सीट का अंतर्राष्ट्रीय मानक आकार कितना होता है। देखो ये एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए कई कई परीक्षाओं में डायरेक्ट ये भी दिया होता है, 11.5 इंच गुणा 16.5। अब इन दोनों में से जो है वो सही कौन सा होगा, ये भी आप लोग लगा लेना अपना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सही यही होगा, 16 पॉइंट, क्योंकि एक परीक्षा में पूछा भी गया है और माना भी गया है। 16.5 गुणा 11.5 इंच, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर। 14वां प्रश्न है, बेंतम एवं होकर के वर्गीकरण पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग पोली पटेली की सीरीज नहीं है। क्या हीटेरोमेरी, क्या डिस्की फ्लोरी, क्या थैलेमी फ्लोरी, या केल्सी फ्लोरी। ये सब हिंदी मीडियम के प्रश्न हैं, लेकिन आप लोग इंग्लिश के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। जो आपकी डिस्की फ्लोरी है, ये बिल्कुल पॉलीपेटेली की श्रेणी होती है। आपके थैलमी फ्लोरी भी इसकी रहती है, केल्समी फ्लोरी भी इसकी रहती है। ये तीनों ही किसकी है, पॉलीपेटेली की। जबकि ये आपकी गेमिटोफटेली की है, गेमिटोपेटेली, ठीक है। उसके बाद 91 हम लोग बात करते हैं। 91 की हम लोग बात करें तो कॉलम एक जो है कॉलम दो से उसको मिलान करना है। हम लोगों के पास ए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है वर्गीकीय अध्ययन में शीघ्र संदर्भ सिस्टम के रूप में प्रयुक्त होती है ना। वर्गीकीय अध्ययन में शीघ्र संदर्भ सिस्टम के रूप में प्रयुक्त होती है ना। वर्गीकीय अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है ये इसमें दिया हुआ है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा, ये हर्बेरियम जो होती है वो आपके इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में संरक्षित पादपों जंतुओं का जो संग्रह है हम लोग म्यूजियम में करते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप जातियों की सूची को जो है फ्लोरा कहते हैं। और एक टेक्सोन की जो है संपूर्ण जानकारी आपके मोनोग्राफ कहलाती है ना। डी का एक हो जाएगा आपके पास, डी का एक हो गया। उसके बाद ए का जो है 2 हो गया, बी का आपके पास 3 हो गया, और सी का जो है आपके पास 4 हो गया, और डी का आपके पास 1 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मैंने मिला दिया है इसको, ठीक है। उसके बाद 16वां है मायरनिक
मायर ने जाति का कौन सा सिद्धांत दिया? मायर ने जाति का कौन सा सिद्धांत दिया? यहाँ पे जैविक है ना, जैविक। तो मायर ने जो है क्या टेक्सोनोमिक सिद्धांत दिया, क्या जैविक दिया, या टेक्सोनोमिक तथा जैविक दोनों दिए, या फिर आनुवांशिक अवधारणा, आनुवांशिक धारणा? तो आनुवांशिक धारणा दिया, टेक्सोनोमिक जैविक दोनों दिया, या जैविक दिया, या फिर टेक्सोनोमिक दिया? इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए कमेंट में। जब तक मैं पानी पीऊं जब तक बता दीजिए ना। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए बता दीजिए। सबसे पहले तो ये मायर नहीं है, ये अर्नेस्ट मेयर है। क्या है? अर्नेस्ट मेयर। और अर्नेस्ट मेयर ने जो है 2005 में ये सिद्धांत दिया था। 2005 में जो है इन्होंने जैविक सिद्धांत दिया था। क्या? जैविक। तो इसमें 2 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करें वर्गीकरण के कृत्रिम प्रणाली में पादपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? वर्गीकरण की कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एक प्रकार की जो है प्रणाली होती है जो प्लांट्स को किस आधार पे जो है वर्गीकृत करेगी? एक या दो लक्षणों पर, जाति वर्तीयता वर्तीयता के आधार पर, अनेक प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो है कृत्रिम प्रणाली में एक या दो लक्षणों पे जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला जो है अपने पास इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करें सजीवों का समूह जो आपस में समानता रखते हैं। सीधी सी बात है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से आपस में प्रजननशील होते हैं, यानी कि जो जीव है आपस में मिलते जुलते हैं, और आपको पता है कि और आपस में क्या है, प्रजननशील होते हैं। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके स्पीसीज या जातियों का समूह। इसको बोलते हैं जाति। वंश नहीं होता है, ये फैमिली नहीं होता है, और टेक्सोन नहीं होता है। ठीक है। बात करें 19वां प्रश्न, पादपों का वैज्ञानिक नामकरण की शुरुआत लिनियस ने कौन सी पुस्तक का प्रकाशन करके आए? अब कई लोग जो है इसमें सिस्टेमा नेचुरी करके आ जाते हैं, जबकि नहीं है। चरक संहिता तो आयुर्वेद की किताब है। आपके जो स्पीसीज प्लांटेरम है वो सही आंसर हो जाएगा। जेनेरा प्लांटम किसी और की बुक है। मैं जो है इसका मैंने पहले ही वीडियो में इसका जो है आंसर बताया था आपको। ठीक है, उसको एक बार देखना जाके। वर्गीकरण की आधारभूत व सूक्ष्मतम इकाई है। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने जो है थोड़ी देर पहले बात की थी जगत, फिर उसके बाद में क्या क्या आता है ना, उसके सबके बारे में बात की थी। तो जो आपके वंश सॉरी जाति जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है। फिर उसके बाद में उसके पहले जो है उसके पहले सब कुछ आता है, बाकी जाति है सबसे छोटी इकाई है। पादप नामकरण का अर्थ होता है पादपों को बिना किसी नियमों के नाम देना। बिल्कुल गलत बात है, बिना किसी नियम के तो नाम ही नहीं दे सकते। पादप का नामकरण सामान्य भाषा में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पादप का अगर हम लोग पर्टिकुलर सभी जगह एक ही नाम नहीं रखेंगे तो उस पादप को अलग अलग जगह अलग अलग भाषा में बोलेंगे। पादपों का नामकरण अंग्रेजी भाषा में करना ये भी सही नहीं है। इसका जो है पादप नामकरण का जो सही अर्थ होता है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत पादपों का नामकरण करना होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत होता है। ठीक है। बात करें वर्गीकी या टेक्सोनोमी पद किसने दिया, है ना? वर्गीकी या टेक्सोनोमी पद जो है वो किसने दिया? तो सीधी सी बात है, आपके केंडोले साहब यहाँ पे आ जाते हैं। केंडोले ने जो है वो आपके जो है वर्गीकी पद दिया था। ठीक है। उसके बाद 23वां सिस्टमेटिक्स किससे संबंधित है? सिस्टमेटिक्स में तीनों ही चीजें आ जाती है। वर्गीकरण आ जाता है, नामकरण आ जाता है, पहचान आ जाती है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास डी हो जाएगा। ठीक है, सभी चीजें आ जाती है सिस्टमेटिक्स में। ठीक है। ये भी एक अवधारणा है। जाति वर्तीयता का अर्थ है, जाति वर्तीयता का अर्थ है क्या प्राकृतिक वर्गीकरण है, क्या विकासीय वर्गीकरण है, क्या विकासीय इतिहास है, या फिर शैवाल है? तो शैवाल तो जाति वर्तीयता का अर्थ हो ही नहीं सकता है। आपके जो है विकासीय वर्गीकरण भी नहीं होगा, प्राकृतिक वर्गीकरण भी नहीं होगा। यहाँ पे विकासीय इतिहास जो है आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें चौथे की 100वें की, तो टेक्सोनोमी में पहला चरण है। टेक्सोनोमी का पहला चरण अभी भी मैंने टेक्सोनोमी में बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं? पहचान करते हैं। फिर उसके बाद जो है आपके नामकरण करते हैं। फिर उसके बाद में जो है आपके वर्गीकरण करते हैं, और सहसंबंध तो इसमें होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 नंबर इसका
आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 100 प्रश्न टेक्सोनोमी के कर लिए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि टेक्सोनोमी के और भी प्रश्न हम लोगों को करने चाहिए या फिर अगले टॉपिक की ओर मूव होना चाहिए, है ना। तो लगभग पहले सबसे पहले हम लोग 11th और 12th की जो है एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। आज जो है मैंने बातें बहुत कम की है, उसका कारण है कि मुझे जो है आज बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बातें करने का, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम आज लोग जो है आज जो है हम लोग पहले ही वेस्ट कर चुके हैं। मतलब आज हम थोड़े बाहर चले गए थे, अचानक से आए, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्लास लेना स्टार्ट कर दिया, तो आज थोड़ा सा हेडेक है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई पढ़ते रहिए, ठीक है।